नमस्कार दोस्तों आज हम देखेंगे संसदीय व्यवस्था के बारे में, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में। जब किसी देश का संविधान होता है, किसी देश में सरकार होती है, तो वो दो तरह से चलती है। एक तो होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म, जिसे कहते हैं राष्ट्राध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म, जो अमेरिका में सरकार चलती है, यानी कि वहाँ कौन होता है, होल्सोर अथॉरिटी, राष्ट्रपति होता है। और दूसरी जो व्यवस्था होती है वो होती है संसदीय व्यवस्था, जैसा कि हमारे देश में चलता है, यानी कि संसद होती है, संसद के द्वारा प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, मंत्री होते हैं, राष्ट्रपति का भी चयन होता है, तो वो होती है संसदीय व्यवस्था। और एक होती है राष्ट्रपति वाली व्यवस्था, जो जैसी अमेरिका में चलती है। तो आज इसी के बारे में हम देखेंगे कि राष्ट्रपति जो हमारी संसदीय व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है, कहाँ से इसको अडॉप्ट किया गया है, और जो हमारी संसदीय व्यवस्था है उसके क्या क्या फीचर हैं, क्या क्या उसकी क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या उसमें कमियां हैं, और किन किन नामों से इसको जाना जाता है। तो देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे हम इसके नामों के बारे में कि जो नाम है इसके क्या क्या नाम होते हैं, यानी कि इसको विभिन्न विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे इसे कैबिनेट सरकार भी कहा जाता है। कैबिनेट सरकार क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे मिनिस्टर चुने जाते हैं, कैबिनेट मंत्री चुने जाते हैं, इनके द्वारा ये सरकार चलाई जाती है, इसलिए इसे कैबिनेट सरकार के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा नाम है इसका उत्तरदायी सरकार। उत्तरदायी सरकार क्यों? क्योंकि क्या कहा जाता है हमारे यहाँ, जो हमारे देश में क्या कहा जाता है, हमारे संविधान में एक अनुच्छेद है 74, तो वो क्या कहता है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होगी, यानी कि कार्यपालिका है वो किसके प्रति जवाबदेह होगी, हमारे संविधान, इसे उत्तरदायी सरकार कहा जाता है। अब देखो उत्तरदायी सरकार भी क्यों कहा जाता है संसदीय व्यवस्था को? क्योंकि जो हमारे मिनिस्टर होते हैं या जो हमारी जो कार्यपालिका होती है, कार्य करने वाली जो बॉडी होती है, कार्यपालिका में कौन कौन आता है, जैसे प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, और जो मंत्री हो गए, कैबिनेट के मिनिस्टर हो गए, और जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, वो सब किस में आ जाते हैं, कार्यपालिका में। तो ये क्या कहती है यहाँ पे, ये उत्तरदायी सरकार क्यों कहा जा रहा है कि जो कार्य करने वाली बॉडी है, जो कार्यपालिका है, वो किसके प्रति जवाबदेह होती है, विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। लेकिन जब अंग्रेजों ने हमारे देश में शासन करना शुरू किया था, रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, तब कैसी व्यवस्था थी हमारे देश में? तब थी जो विधायिका थी वो कार्यपालिका के प्रति जिम्मेदार थी, यानी कि विधायिका जो कानून बनाती थी वो किसके प्रति जिम्मेदार थी, कार्यपालिका के प्रति। यानी कि पहले कैसा चलता था शासन, कार्यपालिका का जो मशीनरी शासन करती है उसका शासन चलता था। लेकिन अब क्या है, अब कार्यपालिका विधायिका के प्रति जिम्मेदार रहती है, यानी कि जो कार्य करते हैं, जो प्रधानमंत्री और ये सब कार्य करते हैं, वो संसद है, यानी कि जो कानून बनता है, जिस बॉडी में, जो संसद में कानून बनता है, उसके प्रति क्या होते हैं, सब जिम्मेदार होते हैं। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है, इसलिए इसे क्या कहा जा रहा है, उत्तरदायी सरकार कहा जा रहा है। लेकिन अमेरिका में जो चलता है सिस्टम, उसके बारे में हम आगे देखेंगे क्या अंतर होता है। अमेरिका में ऐसा सिस्टम उसे उत्तरदायी सरकार नहीं माना जाता, क्योंकि वहाँ जो कार्यपालिका होती है वो राष्ट्रपति द्वारा चुनी जाती है, तो वो किसी जो विधायिका है उसके प्रति जिम्मेदार नहीं होती। और जो तीसरा नाम है वो इसका क्या कहा जाता है, वेस्टमिंस्टर मॉडल। इसे वेस्टमिंस्टर मॉडल नाम से भी जाना जाता है। ये नाम क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि ब्रिटेन में, जहाँ पे ब्रिटेन का पार्लियामेंट है, उस जगह को क्या कहा जाता है, वेस्टमिंस्टर। तो उसी की वजह से इसे क्या नाम दिया गया है, वेस्टमिंस्टर मॉडल दिया गया है। क्योंकि हमने ये संसदीय व्यवस्था है ये कहाँ से अडॉप्ट की है, ब्रिटेन से अडॉप्ट की है, तो इसलिए इसे किस नाम से भी जाना जाता है, वेस्टमिंस्टर मॉडल नाम से भी जाना जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसे उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है, कैबिनेट सरकार भी कहा जाता है, और वेस्टमिंस्टर मॉडल नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ से अडॉप्ट की है हमने ये व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था, ब्रिटेन से अडॉप्ट की है। अब देखते हैं क्या कारण रहा हमारे देश ने जो संसदीय मॉडल को अपनाया, यानी कि संसदीय व्यवस्था को अपनाया। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि दो तरह की व्यवस्था होती है। एक तो होती है राष्ट्रपति वाली, जहां राष्ट्रपति होल्सोर अथॉरिटी होता है, जैसे अमेरिका में होता है, राष्ट्रपति चुना जाता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, वहाँ प्रधानमंत्री का सिस्टम नहीं होता। और हमारे देश में क्या होता है, हमारे देश में प्रधानमंत्री होल्सोर अथॉरिटी होता है, संसद होती है, उसके द्वारा प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, राष्ट्रपति चुने जाते हैं। इसका अपनाने का कारण है कि ये हमारी व्यवस्था के निकट थी, क्योंकि हम पर अंग्रेजों ने 200 साल शासन किया और उन्होंने धीरे धीरे पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर हमारे देश में भी लागू किया। तो इससे हम कैसे हो चुके थे, जब तक हम आज़ाद हुए तब तक रूबरू हो चुके थे इससे बहुत अच्छी तरह से। इसलिए हमें इसमें काम करना सहज भी लगा पार्लियामेंट में, क्योंकि अंग्रेज पार्लियामेंट के थ्रू ही तो हम पे शासन कर रहे थे। दूसरा कारण बताया जाता है
उत्तरदायित्व को अधिक महत्व देना, क्योंकि जब संविधान सभा में संविधान बन रहा था तब ये बहस भी हुई थी कि हम राष्ट्रपति वाली व्यवस्था को क्यों नहीं अपना लेते, संसदीय व्यवस्था को क्यों अपनाएं। तो वहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसका जवाब दिया था कि हमारे देश को उत्तरदायित्व की ज़रूरत है अभी, यानी कि ऐसी सरकार नहीं बनाएंगे जिसकी कोई जिम्मेदारी न हो, जिसका कोई उत्तरदायित्व ही न हो, क्योंकि अभी हमारे देश में गरीबी है, अशिक्षा है, हमारे देश के लोग इतने पढ़े लिखे भी नहीं है, इसलिए हम किस तरफ ज़्यादा बढ़े, उत्तरदायित्व की तरफ ज़्यादा बढ़े। इसलिए इसमें क्या मिलता है, हमें उत्तरदायित्व मिलता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, कैसी सरकार होती है, उत्तरदायी सरकार होती है, यानी कि जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। और तीसरा जो रीजन बताया जाता है कि कार्यपालिका और विधायिका के बीच में समन्वय बना रहे, क्योंकि जो हमारे मंत्री होते हैं वो कैबिनेट के मिनिस्टर भी होते हैं, यानी कार्यपालिका के भी सदस्य माने जाते हैं, और विधायिका के भी, विधायिका मतलब जहाँ कानून बनता है संसद में, उसके भी सदस्य माने जाते हैं, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो आपको समझ में आ गया हुआ कि अपनाने के क्या क्या कारण रहे। एक तो हमारी व्यवस्था के निकट थी, दूसरा हमने उत्तरदायित्व को महत्व दिया, और तीसरा हमने क्या देखा कि जो विधायिका है और जो कार्यपालिका है उसके बीच में क्या बना रहे, समन्वय बना रहे। ये नहीं कि उनके बीच में झगड़ा होता रहे, कोई कानून ही पास ना हो। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि हमारी संसद अच्छे से काम कर सके। अब देखेंगे इसके फीचर क्या क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं अब इसके फीचर के बारे में। फीचर क्या कहते हैं इसके, कि जो संसदीय व्यवस्था होती है इसका एक फीचर बताया जाता है कि इसमें नामिक और वास्तविक कार्यपालिका होती है, यानी कि नॉमिनल और रियल हेड होते हैं हमारे यहाँ। जैसे रियल हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को वास्तविक प्रमुख कहा जाता है, और हमारे यहाँ नाम मात्र का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति भी होता है प्रमुख और प्रधानमंत्री भी होता है। लेकिन प्रधानमंत्री कैसा प्रमुख होता है, वास्तविक प्रमुख होता है, रियल एग्जीक्यूटिव होता है। लेकिन और जो राष्ट्रपति होता है वो कैसा होता है, नॉमिनल हेड होता है। और फिर दूसरी विशेषता बताई जाती है, दूसरा फीचर क्या देखा जाता है इसका, सामूहिक उत्तरदायित्व, यानी कि सामूहिक उत्तरदायित्व। जो कैबिनेट में मिनिस्टर चुने जाते हैं उनकी पूरी जिम्मेदारी होती है, वो किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं। आर्टिकल 75 क्या कहता है कि सभी जो कार्यपालिका चुनी जाएगी, जो मिनिस्टर चुने जाएंगे, वो किसके प्रति जिम्मेदार होंगे, संसद के प्रति या विधायिका के प्रति जिम्मेदार होंगे। तो यहाँ क्या मिलता है, हमें सामूहिक उत्तरदायित्व मिलता है। फिर इसमें तीसरा फीचर जो अभी मैंने बताया था आपको, दोहरी सदस्यता होती है। दोहरी सदस्यता जैसे कि जो मिनिस्टर होते हैं, जो कैबिनेट के मंत्री होते हैं, वो कैबिनेट के भी सदस्य होते हैं। कैबिनेट मतलब कार्यपालिका जो कार्य करती है, जो सभी डिसीजन लेती है, उसके भी सदस्य होते हैं। और विधायिका जहाँ कानून बनता है, लोकसभा या राज्यसभा जहाँ पे कानून बनाया जाता है, उनके भी क्या होते हैं, ये सदस्य होते हैं। तो कैसी सदस्यता हो गई इसकी, दोहरी सदस्यता हो गई, यानी कि विधायिका और कार्यपालिका में यहाँ पे क्या हो जाता है, ये मंत्री होते हैं, जो दोहरी सदस्यता होती है, दोहरे सदस्य होते हैं। विधायिका के भी सदस्य होते हैं और कार्यपालिका के भी सदस्य होते हैं। और बहुमत प्राप्त दल का शासन, यानी कि जिस दल को बहुमत मिल जाता है, जिस दल का बहुमत ज़्यादा हो जाता है, उसकी सरकार बना दी जाती है। अब देखेंगे हमारी संसदीय व्यवस्था के गुण क्या हैं और दोष क्या है, यानी कि कोई भी चीज़ हो उसमें कुछ न कुछ तो कमियां होती हैं और कुछ न कुछ क्वालिटी भी होती हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम इसकी क्वालिटीज़ के बारे में। तो इसकी जो सबसे अच्छी क्वालिटी बताई जाती है वो ये बताई जाती है कि इसमें विधायिका और कार्यपालिका के मध्य क्या रहता है, समन्वय बना रहता है, यानी कोऑर्डिनेशन अच्छा बना रहता है। कोऑर्डिनेशन कैसे अच्छा बना रहेगा, क्योंकि हमारी जो विधायिका है, जो कानून बनाने वाले लोग हैं, वो भी उसी सरकार के हैं, और जो मंत्री हैं, कार्यपालिका जहाँ कार्य करते हैं, वो डिसीजन लेते हैं, वो भी उसी सरकार के, यानी कि एक ही पार्टी के। जैसे अभी ऐसे समझो कि जैसे अभी बीजेपी की सरकार है, यानी कि एनडीए जो उसकी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, उसकी जो पार्टी है उसके सभी सदस्य कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, और उसके सभी विधानसभा विधायिका में भी बैठते हैं, यानी कानून ही वही बनाते हैं और लागू भी उनको वही कराते हैं। तो दोनों जब एक ही पार्टी के लोग होंगे दोनों जगह, तो उनके बीच में झगड़ा थोड़ी होगा। फिर तो चीज़ें कैसे होंगी, सभी कोऑर्डिनेशन से होंगी, जल्दी जल्दी डिसीजन लिए जाएंगे, अच्छे अच्छे काम होंगे। फिर दूसरे जो गुण बताया जाता है वो ये बताया जाता है इसका कि उत्तरदायी सरकार। जैसा कि हमने अभी देखा था कि कार्यपालिका किसके प्रति जवाबदेह होती है, विधायिका के प्रति, यानी कि उनको संसद में जवाब देना होगा। कोई भी काम करेंगे तो संसद में जितने भी लोग होते हैं, जैसे लोकसभा में मेंबर होते हैं, राज्यसभा में मेंबर होते हैं, तो वहाँ जाके उनको जवाब देना पड़ेगा कि आपने ऐसा क्यों किया, क्या हो रहा है, यानी कि जवाब देना पड़ेगा कार्यपालिका को, जो वो डिसीजन लेंगे। अगर जो मेंबर चाहेंगे वहाँ के पार्लियामेंट के, तो वो उनसे पूछेंगे और उनको जवाब देना होगा, क्योंकि जो कार्यपालिका है वो
किसके प्रति जवाबदेह है? विधायिका के प्रति। और विधायिका क्या है? हमारी जो संसद होती है, जो लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, वहाँ उनको जवाब देना होगा। तीसरी क्वालिटी है वो ये है कि वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था हो जाती है इससे, यानी कि एक अल्टरनेटिव सरकार की व्यवस्था हो जाती है। जैसे अभी सरकार बहुमत में नहीं रही, यानी कि जैसे अभी मोदी गवर्नमेंट चल रही है, यानी कि मोदी सरकार चल रही है, तो अगर उस मोदी सरकार का बहुमत खत्म हो जाता है तो राष्ट्रपति जी जो विपक्ष के नेता हैं उनसे कहेंगे कि अगर आपके पास बहुमत हो तो आप सरकार बना सकते हैं, यानी कि बिना चुनाव कराए दूसरी सरकार भी बनाई जा सकती है, यानी कि बिना चुनाव कराए दूसरा प्रधानमंत्री चुना जा सकता है। ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है। चौथी कंडीशन है, चौथी जो क्वालिटी है इसकी वो ये बताई जाती है, निरंकुशता का निषेध। यानी कि जो निरंकुशता होती है, हमारे यहाँ कैबिनेट होता है, कैबिनेट यानी कि मंत्रिपरिषद होती है, उसमें सभी मंत्री होते हैं, यानी कि पूरी शक्ति मंत्रिपरिषद के हाथ में रहती है, ना कि किसी एक इंसान के हाथ में। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि निरंकुशता को रोकती है। निरंकुशता मतलब एक इंसान के हाथ में पूरी शक्ति चले जाना। तो जो भी डिसीजन होते हैं पूरी मंत्रिपरिषद के द्वारा वो डिसीजन लिए जाते हैं, इसलिए निरंकुशता का निषेध हो जाता है। अब देखते हैं इसकी कुछ कमियों के बारे में। कोई भी चीज़ कितनी भी अच्छी हो, कुछ ना कुछ तो कमियां उसमें भी होंगी। ऐसे ही इस संसदीय व्यवस्था में भी कुछ कमी देखने को मिलती है। तो सबसे पहली कमी बताई जाती है वो ये है कि ये अस्थिर सरकार का निर्माण करती है, क्योंकि यहाँ पे सरकार क्या है, जब तक बहुमत प्राप्त है सरकार को, जैसे अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, एनडीए गवर्नमेंट है, उनको जब तक बहुमत प्राप्त है तब तक ही उनकी सरकार चल रही है। जैसे ही उनके कुछ सदस्य, कुछ सांसद टूटकर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, इस्तीफा दे देते, तो क्या हो जाएगी, सरकार तुरंत गिर जाएगी, फिर उसका बहुमत नहीं रहेगा, फिर जिसका बहुमत होगा उसकी सरकार बनेगी। यानी कोई निश्चितता नहीं है कि आपको 5 साल तक हमारे बीच में ही रहना है या हमारे साथ ही रहना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कैसी व्यवस्था करते हैं? अस्थिर सरकार की व्यवस्था होती है यहाँ पे। अस्थिर सरकार क्यों? क्योंकि जो पहला दोष है वो क्या है, अस्थिर सरकार देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे सदस्य होते हैं, जो सांसद होते हैं, जो वहाँ पे बैठते हैं सरकार में, अगर वो किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, उसे छोड़ देते हैं, तो उस सरकार का बहुमत खत्म हो जाएगा। जो इस समय सरकार है तो उस सरकार कैसी हो जाएगी, अस्थिर हो जाएगी। यानी कोई फिक्स टर्म नहीं है, 5 साल से पहले भी, यानी कि ये नहीं कि 5 साल तक सरकार रहेगी। लोकसभा का वेतन सामान्यतः 5 साल का होता है, लेकिन 5 साल से पहले भी खत्म कर दिया जाता है अगर उसका बहुमत न रहे। तो ये इस बात के बारे में बता रहा है अस्थिर सरकार की व्यवस्था। दूसरी है वो ये बताया जाता है कि नीतियों की अनिश्चितता रहती है यहाँ पे, मतलब जो पॉलिसी बनाई जाती हैं वो अनिश्चित रूप में काम करती हैं। कैसे? जैसे पहले कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस सरकार ने कुछ नीतियां बनाई, कुछ कानून बनाए, तो बीजेपी की सरकार ने आके तुरंत उन कानूनों को बदल दिया। ऐसे ही अब अगर बीजेपी सरकार कुछ कानून बना रही है, कोई पॉलिसी बना रही है, अगर अगले बार 2024 में चुनाव होंगे, अगर मोदी गवर्नमेंट इन कानूनों को जो लागू करते हैं, अगर कांग्रेस की सरकार बन जाती है दोबारा से, तो वो नीति और कानून क्या कर दिए जाएंगे, वो दोबारा से ख़त्म कर दिए जाएंगे। जो नई सरकार आएगी वो दोबारा से उन नीतियों और कानूनों को बनाएगी। यानी क्या हो जाता है, जो नीतियाँ चल रही हैं, वो कानून चल रहे हैं, जो अच्छी पॉलिसी चल रही हैं, वो आने वाले समय में उनकी कोई निश्चितता नहीं है कि रहेंगी। जो सरकार आती है वो अपने हिसाब से काम करती है, फिर उन नीतियों को बदल दिया जाता है, जिससे हमारे देश के विकास पर बुरा असर पड़ता है। फिर मिलता है यहाँ पे तीसरी जो दोष बताया जाता है वो ये बताया जाता है, मंत्रिमंडल की निरंकुशता देखने को मिलती है यहाँ पे। मंत्रिमंडल की निरंकुशता कैसे? कि जैसे इंदिरा गांधी के समय हुआ था, जहाँ इमरजेंसी लगी थी 1975 में, तो इंदिरा गांधी सरकार में क्या हुआ था, पूर्ण बहुमत से सरकार बनी थी, और वहाँ सब मंत्री थे, वो इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी उनके सब उसमें थे, तो उन्होंने क्या कर दिया था, पूरी इमरजेंसी लगा दी थी, सब काम अपने हिसाब से किए थे, तो जनता बहुत परेशान हो गई थी। तो मंत्रिपरिषद कैसी हो गई थी, वहाँ पे तानाशाह बन गई थी। फिर मिलता है शक्ति के पृथक्करण के विरुद्ध, यानी कि वही चीज़ बताई जा रही है कि शक्ति, यानी कि यहाँ शक्ति किसके हाथ में, वही विधायिका के मेंबर हैं और वही कार्यपालिका के मेंबर हैं। तो शक्तियाँ किसी के हाथ में, एक ही पार्टी के मेंबर तो उसमें बैठेंगे मंत्रिपरिषद में जाके, और उसी पार्टी के मेंबर बैठेंगे संसद में जाके। तो क्या हो गया है, शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है उसके विरुद्ध हो गया। अब देखते हैं ये संसदीय व्यवस्था जो है हमारी, राष्ट्रीय व्यवस्था, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यवस्था होती है, उससे किस प्रकार भिन्न है। तो हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ एक नॉमिनल हेड होता है और एक होता है रियल हेड, यानी कि जो प्रधानमंत्री होते हैं रियल हेड होते हैं, और जो नॉमिनल हेड होते हैं राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन अमेरिका में जो राष्ट्राध्यक्ष व्यवस्था है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ओनली राष्ट्रपति होता है हेड, यानी कि होल्स और अथॉरिटी कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। फिर हमारे यहाँ क्या देखने को मिलता है,
सामूहिक उत्तरदायित्व देखने को मिलता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो मिनिस्टर होते हैं या जो सचिव होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं, जो किसी भी विधायिका या कार्यपालक विधायिका के प्रति किसी के प्रति जिम्मेदार नहीं होते। तो यही चीज़, इतना अंतर यहाँ पे देखने को मिलता है। और अब देखते हैं हमारा जो मॉडल है, संसदीय मॉडल, वो ब्रिटेन के मॉडल से किस प्रकार भिन्न है। यानी कि हमने पूरी तरह उसको अडॉप्ट नहीं किया, हमारे और उसके मॉडल में कुछ न कुछ भिन्नताएं जरूर है। तो अब हम उन भिन्नताओं के बारे में देखते हैं कि हमारा जो संसदीय मॉडल है और ब्रिटेन का जो संसदीय मॉडल है उसमें क्या क्या अंतर है। तो सबसे पहला जो अंतर बताया जाता है, राष्ट्रपति के बारे में बताया जाता है। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है प्रत्येक 5 वर्ष में, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा तब राष्ट्रपति चुना जाएगा। लेकिन ब्रिटेन में क्या होता है, इंग्लैंड में क्या होता है, वहाँ पर जो राजा रानी होते हैं उन्हीं में से राष्ट्रपति चुना जाता है, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है जो कंडीशन फुलफिल करेगा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, वो सब कंडीशन आगे हम देखेंगे, तो वो राष्ट्रपति बनेगा। दूसरी चीज़ जो बताई जाती है, क्या अंतर बताया जाता है दूसरा, संसद की संप्रभुता। यानी कि ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में संसद होलसेल अथॉरिटी है, यानी कि वो संविधान से भी ऊपर है, सबसे ऊपर है, न्यायपालिका से भी ऊपर है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ सबसे ऊपर क्या है, हमारा संविधान है, हमारा जो संविधान लिखा हुआ है वो सबसे ऊपर है, उसके बाद न्यायपालिका है, यानी कि न्यायिक समीक्षा का भी कॉन्सेप्ट है। तो वो सब चीज़ें हमने देखी थी कि जैसे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट था, कल हमने देखा था लास्ट वीडियो में। तो उसमें हमने देखा था कि अगर सरकार कोई, ये संसद कोई ऐसा कानून बना देती है जो मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है या संविधान की मूल अवधारणा का हनन कर रहा है, तो उसे क्या कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, ब्रिटेन में संसद होलसेल अथॉरिटी है, यानी कि पूरी शक्ति है उसके पास, कुछ भी कानून बनाने की, कुछ भी शक्ति बनाने की, कोई भी रूल बनाने की, उसे कोई मतलब बदल नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऐसे नहीं कह सकता है गलत कर दिया तुमने। लेकिन हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, न्यायिक समीक्षा का कॉन्सेप्ट है, और सबसे ऊपर क्या है, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर जो तीसरी चीज़ बताई जाती है, तीसरा अंतर बताया जाता है, वो ये बताया जाता है कि ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री होता है वो केवल लोअर हाउस का सदस्य होता है, उसे ही प्रधानमंत्री चुना जाता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ राज्यसभा का भी प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है, राज्यसभा का सदस्य, और लोकसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है। यानी कि हमारे यहाँ लोकसभा को क्या कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं, और राज्यसभा को क्या कहते हैं, अपर हाउस, यानी कि उच्च सदन कहते हैं। तो हमारे यहाँ जो दोनों लोकसभा और राज्यसभा में से किसी भी सदन का कोई सदस्य होगा उसे प्रधानमंत्री चुन लिया जाएगा। और ऐसे ही प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है जो किसी भी सदन का सदस्य न हो, लेकिन 6 महीने के अंदर वहाँ का सदस्य बन जाए। तो लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं, ब्रिटेन में निम्न हाउस होता है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा होती है, ऐसे ही वहाँ जो लोअर हाउस होता है उसी का मेंबर होना चाहिए, वही प्रधानमंत्री चुना जाएगा। और चौथी जो डिफरेंस बताया जाता है, वो चौथा डिफरेंस क्या बताया जाता है कि जो सदस्य बनते हैं कैबिनेट में, मंत्रिपरिषद में सदस्य होते हैं, मंत्री होते हैं, वो या तो लोकसभा के मेंबर होने चाहिए या राज्यसभा के होने चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, ब्रिटेन में ये जरूरी है कि मेंबर उसे होना ही होगा, यानी कि संसद का उसका मेंबर होगा तभी मंत्री बन सकता है। लेकिन हमारे यहाँ कोई संसद का मेंबर नहीं है तब भी मंत्री चुना जा सकता है। लेकिन कंडीशन ये होती है कि मंत्री चुने जा सकते हो, 6 महीने के अंदर तुम्हें किसी न किसी सदन का, किसी न किसी हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, ब्रिटेन में पहले सदस्य होना पड़ेगा तब मंत्री बना जाता है। हमारे यहाँ क्या है कि तुम सदस्य नहीं हो तब भी मंत्री बन जाओगे। फिर जो 5वां अंतर बताया जाता है वो ये बताया था शैडो कैबिनेट। शैडो कैबिनेट यानी कि वहाँ क्या व्यवस्था होती है, जैसे एक कैबिनेट हो गई सरकार की, जैसे बीजेपी सरकार की कैबिनेट हो गई, मंत्रिपरिषद हो गई, ऐसे ही हमारे यहाँ विपक्ष की सरकार कौन सी, विपक्ष की पार्टी कौन सी है, कांग्रेस है। तो कांग्रेस भी ऐसे ही अपना कैबिनेट बनाए, जैसे हमारे यहाँ वित्त मंत्री हैं, बीजेपी सरकार ने अपना वित्त मंत्री बना रखा है, तो कांग्रेस भी अपना एक वित्त मंत्री बना के रखे कि तुम इस वित्त मंत्री की जांच करते रहना। रक्षा मंत्री भी हो कांग्रेस का अलग से, यानी कि विपक्ष की पार्टी है वो हर समय अपना एक ऐसा ही कैबिनेट बना के रखे जो सत्ताधारी पार्टी का है, यानी कि जिस पार्टी की सरकार चल रही है उसका तो कैबिनेट चलेगा ही, सरकार चल रही है। लेकिन विपक्ष भी अपना ऐसा ही कैबिनेट बना के रखे, वो भी अपना रक्षा मंत्री बना के रखे, वो भी अपना वित्त मंत्री बना के रखे, वो भी अपना गृह मंत्री बना के रखे, ताकि उनकी समय समय पर जाँच करते रहें। लेकिन हमारे यहाँ व्यवस्था ये नहीं है। और फिर जो लास्ट डिफरेंस है वो ये बताया जाता है कि हमारे यहाँ क्या है, जो मिनिस्टर होते हैं अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं होते, यानी कि जब कोई कार्य करते हैं तो वो राष्ट्रपति
जब उनके आदेश देते, आदेश पारित करते तो वहाँ पे साइन नहीं करवाई जाती हमारे यहाँ मिनिस्टरों से। लेकिन ब्रिटेन में क्या होता है, वहाँ जब राष्ट्रपति या राजा कोई आदेश देता है, कोई कानून बनता है, लागू होता है, जैसे किसी भी मिनिस्ट्री ने कोई कानून बनाया तो वहाँ पे उस राष्ट्र जो मंत्री होगा उस मिनिस्ट्री का, उसको सिग्नेचर करने होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये सिग्नेचर की व्यवस्था नहीं है। तो क्या अंतर हो गए, हमारे यहाँ राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है, निर्वाचित होता है। लेकिन ब्रिटेन में राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है, वो राजा का बेटा ही राजा बनता है। और हमारे यहाँ संसद की संप्रभुता नहीं है, लेकिन ब्रिटेन में क्या है, संसद ही होल सोल अथॉरिटी है। और क्या बताया जाता है, वहाँ पे प्रधानमंत्री जो है वो केवल लोअर हाउस का मेंबर होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ दोनों में से किसी भी हाउस का मेंबर होगा तो भी प्रधानमंत्री बन सकता है। और जो सदस्य हैं वो केवल मंत्री होने चाहिए, यानी कि जो मंत्री है वो केवल सदस्य ही होना चाहिए। वहाँ पे क्या व्यवस्था है कि जो केवल वही मेंबर मंत्री बन सकता है जो लोअर हाउस या अपर हाउस का सदस्य होगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, अगर सदस्य नहीं भी होगा तब भी मंत्री बना देंगे, उसे 6 महीने के अंदर कहीं ना कहीं का सदस्य बनना होगा। और शैडो कैबिनेट की व्यवस्था देखने को मिलती है, जबकि हमारे यहाँ शैडो कैबिनेट की व्यवस्था नहीं है। और रेस्पॉन्सिबल मिनिस्टर, यानी कि मिनिस्टर को क्या करने पड़ते हैं, वहाँ पे दस्तखत करने पड़ते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको जो आज का टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।